नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सिंगापुर में है। 2 देशों की यात्रा पर पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री ब्रुनेई में थे, उसके बाद वो कल सिंगापुर पहुंचे और आज उनके सिंगापुर यात्रा का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री के आज के दूसरे दिन बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सिलसिलेवार तरीके से लगातार कार्यक्रम है और तमाम जो उनके व्यस्तताएं हैं, बैठकें हैं, उसकी पल पल की खबर हम आपको लगातार आज देते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वहां के प्रधानमंत्री के साथ आज शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे और दोनों देशों के बीच में कई प्रकार के अहम सहयोग को आगे बढ़ाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और कैसे सिंगापुर और भारत के संबंधों में एक नए पड़ाव की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि पिछली यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की 2018 में हुई थी, 6 साल पहले सिंगापुर में। 6 साल के बाद प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कैसे नए अध्याय के जुड़ने की पूरी संभावना है, इस विषय पे हम खास तौर से चर्चा करेंगे और तमाम जो तस्वीरें प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी सिंगापुर से हमारे पास आएंगे उसको हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे कराएंगे, उससे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबर भी आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां की संसद का आज दौरा करेंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की अभी तक की पूरी समीक्षा करेंगे और आपसी हित व क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात भी करेंगे। अपनी 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां भव्य स्वागत किया गया। सिंगापुर यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की संसद का दौरा करेंगे। पीएम मोदी की सिंगापुर के पीएम के साथ भी बैठक होगी। इस दौरान भारत और सिंगापुर के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिजनेस लीडर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े बड़े साझेदारों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के मंत्री समूह की अहम बैठक हुई थी, जिसमें डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा, ग्रीन तकनीक, कौशल विकास सहित एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी जैसे अहम क्षेत्रों में मिलकर आगे बढ़ने पर विचार किया गया था। सिंगापुर में स्किलिंग और स्किल्स ट्रेनिंग की काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशंस है। वो इंस्टीट्यूशंस को हम इंडिया ले जाना चाहते हैं। ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबिलिटी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन एमोनिया है, उस पे भी सहयोग की बात हो रही है। हेल्थ सेक्टर है, पूरा डिजिटल स्पेस जो है, हमारा जो यूपीआई है यहाँ एक पे नाउ का इक्विवेलेंट है, उसके साथ कनेक्टेड है, जिसके वजह से हमारे लोग जो यहाँ आते हैं काम करने, रेमिटेंस वापस भेज सकते हैं ऑनलाइन, और मर्चेंट्स पेमेंट में भी उस पे हम काम कर रहे हैं ताकि यहाँ भी यूपीआई चल सके हमारा। पीएम मोदी के दौरे से सिंगापुर में जबरदस्त उत्साह है। उद्योग जगत से जुड़े लोग भी इससे खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीएम के सिंगापुर पहुंचने से ठीक पहले ही यहाँ के बड़े समूह ने अगले 4 वर्षों में भारत में निवेश को दुगना करने का ऐलान किया है। सिंगापुर का भारत में इंटरेस्ट तो काफ़ी पहले से रहा ही है। यहाँ के जो 2 बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जीआईसी तेमासेक, उन्होंने तो पिछले 15-20 साल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इंडिया में, और अभी इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की सक्सेस की वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग एक बड़े कैनेडियन पेंशन फंड हैं, हमारे जो दूसरे भी कैनेडियन पेंशन फंड्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी दुनिया में उनकी रेपुटेशन है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं। हम लोग ने सब ने भी इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। I think it is a very, very big platform for India. Everything is coming together, Make in India is coming together. आपका डिजिटल इंडिया साथ में आ रहा है, सेमीकंडक्टर साथ में आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साथ में आ रहे हैं, आपके लॉज साथ में आ रहे हैं। तो एक तरह से इंडिया विल बिकम अ प्रिफर्ड इंटरनेशनल पार्टनर फॉर मेक इन इंडिया एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। गौरतलब है कि हाल ही में भारत में गुजरात में सेमीकंडक्टर पार्क को लेकर फैसला हुआ है। भारत चिप निर्माण के लिए आधुनिक और बेहतरीन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में सिंगापुर और भारत के बीच इस क्षेत्र में सहयोग के विस्तार में बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सिंगापुर से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इससे पहले सिंगापुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सिंगापुर के गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जोरदार तरीके से अभिनंदन भी किया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे।
दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति की मजबूती की दिशा में अहम कदम है। भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत रक्षा सहयोग रहा है। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री के सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित नजर आया। बताइए, आप प्रधानमंत्री का आपने स्वागत किया इस महोत्सव के इस शानदार जो परंपरा रही उसके जरिए, क्या कहना आपका? जैसे ही मोदी जी खुद से ड्रम बजाने चालू कर दिए, आई थिंक सभी को बहुत ही ज़्यादा आनंद हुआ और ये शायद वन इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सारे महाराष्ट्र को ऐसे कह सकते हैं कि अभी मोदी जी ने शुरुआत तो कर दी है गणपति की, तो अभी तो डबल जोर से सेलिब्रेट शुरुआत कर दी है, यहाँ पर ड्रम बजाया है, आप क्या कहेंगे? माहौल एकदम ही एक्साइटेड हुआ और हम भी मतलब इतने एक्साइटेड हुए, हम बहुत जोश से नाचे जब वो यहाँ पे आए। उन्होंने हमारा डांस देखा, हमें बहुत अच्छा लगा और जैसे समृद्धि ने कहा, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इतनी खुशी मिली है कि जो शब्द है वो भी कम पड़ जाएंगे। जो कुछ भी है हमने बजा के सेलिब्रेट किया है। गणपति बप्पा। आप पास में ये बताइए, मोदी जी ने आपसे क्या कहा जब वो ड्रम बजा रहे थे? हमने देखा कि आपसे उन्होंने बातचीत भी। मोदी जी ने जो बात कही, इमीडिएटली पहला जो शब्द उनके यहाँ से आया कि आपकी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उनको पता था कि इस सैटरडे को गणपति महाराष्ट्र में जो बड़ा फेस्टिवल होता है वो हो रहा है। ही न्यू इट, और वो इमीडिएटली पहला शब्द उनके यहाँ मतलब उनके मुंह से आना, इट वाज लाइक एक्नॉलेजमेंट थी वो, और बहुत अच्छा लगा। जी, हम मोदी जी का बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर से हैं और हमारे सभी जो है उत्तराखंड वासियों की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर आने का और अवसर देने का कि हमारे लोगों के साथ मिलने के लिए। और हमारे लोग जो है अपने वेशभूषा में आप देख सकते हैं उनको जो है परिधान में। यहाँ पर भी हम बिल्कुल जो है उत्तराखंड के जो है अपना जो हमारा सांस्कृतिक जो है उसको बनाए रखे हुए हैं। और जिस तरीके से गर्मजोशी से वो मिले हैं हम लोगों से, इससे ये पता चलता है कि एक महान नेता जो हमारे देश को मिला है वो किस तरीके से उसको आगे ले जा रहे हैं। और हमारी बहुत उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से और आने वाली हमारे नेताओं से। बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है मुझे। आज एक आध्यात्मिक पुरुष से के दर्शन हुए हैं और मुझे लग रहा है कि अगर देश की बागडोर ऐसे आध्यात्मिक योगी पुरुष के हाथ पे हो तो वो देश की प्रगति जो है बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच सकती है। आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, बताइए कुछ कहना है? बस यही कहूँगी कि मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कितने सौभाग्य की बात है कि हम इतने करीब से उनको देख पाए, उनसे हाथ मिला पाए। दुनिया भर में जो भारतीय लोग रहते हैं वो अपने देश से जुड़ाव रखते हैं, अपने नेतृत्व से जुड़ाव रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत से तो जुड़ाव रखेंगे ही। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सिंगापुर। तो प्रधानमंत्री के इस बेहद खास दौरे से बात करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ में सिंगापुर से मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपका ही रुख, क्योंकि प्रधानमंत्री की आज महत्वपूर्ण बैठकों का दिन, अब आज है दूसरा दौरे का दिन है। क्या आज का कार्यक्रम और कितनी देर के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है? शैलेंद्र, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे थोड़ी देर बाद जो सिंगापुर का जो पार्लियामेंट है वहां उनका औपचारिक तौर पर सेरेमोनियल वेलकम किया जाएगा। और उसके बाद आप एक के बाद एक बैठकें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक मुलाकात है, और उसके बाद जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ बैठक होनी है, जिसमें सिंगापुर के जो कारपोरेट जगत के जो बड़े उद्यमी हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के मौजूदगी में कई महत्वपूर्ण जो MOU हैं उस पर दस्तखत होने और सभी की निगाहें लगी हैं, क्योंकि जो ICMR की बैठक हुई थी जिसमें हम जानते हैं कि भारत और सिंगापुर के बीच जो सहयोग होता रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य में, एनर्जी में, इसके साथ ही साथ मेडिकल क्षेत्र में, उसमें हमने देखा है कि दो नए आयाम जोड़े गए हैं। एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यानी सेमीकंडक्टर और जो तमाम कलपुर्जे के निर्माण है, और दूसरी समुद्री और वायु कनेक्टिविटी के लिए यानी कनेक्टिविटी क्षेत्र में जो नए आधुनिक आयाम
सामने आ रहे हैं, उस पर कैसे सहयोग किया जा सकता है। तो 4 मंत्री, बड़े वरिष्ठ मंत्री भारत के आए थे और सिंगापुर से 6 मंत्रियों ने उसमें हिस्सा लिया था। तो वो एक ग्राउंड वर्क हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। तो उस एमओयू में क्या कुछ सामने आने वाला है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी हम सिंगापुर में देखेंगे कि सेमीकंडक्टर यूनिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां का दौरा कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो इस दौरे को लेकर बड़ी चर्चा है कि भारत जो इकोसिस्टम बना रहा है, हम जानते हैं कि हाल ही में गुजरात में एक सेमीकंडक्टर पार्क बनाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया है। जी शैलेंद्र, तो भारत दरअसल चाहता है कि सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम बने। उसको लेकर क्या कुछ ऐलान आज हो सकता है एमओयू के जरिए, या फिर बिजनेस लीडर में बैठक जब होगी उस पर सभी की निगाहें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सिंगापुर के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है आज, अगर आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ में, 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेरेमोनियल रिसेप्शन की हमारे पास सिंगापुर से आ रही हैं, जहां पर कि संसद में, सिंगापुर की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। रेड कारपेट बिछाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मौजूदगी, और ऐसे में जो वहाँ की सेना की टुकड़ी है वो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन और प्रधानमंत्री को इस वक्त सिंगापुर में सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया गया है, उनका औपचारिक तौर से स्वागत किया गया है। और ये बिल्डिंग सिंगापुर के संसद का भवन है, जहां पर सेना की टुकड़ियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के लिए सिंगापुर रेड कारपेट बिछाकर तैयार है। ये दिखाता है कि सिंगापुर भारत की दोस्ती को कितनी अहमियत देता है। और प्रधानमंत्री का 6 साल के बाद, जब 2018 के बाद सिंगापुर का ये दौरा हो रहा है, हालांकि भले ही 6 साल का वक्त बीता हो, लेकिन सिंगापुर से संबंधों की जो गर्माहट है वो लगातार बनी रही है। और इस गर्माहट को एक नए आयाम तक ले जाने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा बेहद अहम, और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोस्ती के कई आयाम के नए पहलुओं के खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिसमें बात चाहे की जा रही हो फिनटेक से जुड़ी हो, या फिर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हो, निवेश से जुड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हो। किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है, और इस स्वागत सत्कार के बाद में अब महत्वपूर्ण बैठकों का दौर होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। और इस बात की संभावना है और चर्चा भी है कि दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर, ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, यानी एमओयू साइन किए जाएंगे। और उसकी जानकारी जैसे ही आएगी हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन ये दोनों देशों के झंडे, जहां भारत का तिरंगा और सिंगापुर का झंडा, ये बताता है कि दोनों देश अपनी दोस्ती को नए आयाम तक ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत, इस्तकबाल सिंगापुर के संसद भवन में, जहां पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज प्रधानमंत्री न सिर्फ वहां के प्रधानमंत्री के साथ में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे, कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अगर आज के कार्यक्रम के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे, क्योंकि व्यापारिक सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए महत्वपूर्ण आधार सरकार भले ही तैयार करती हो, लेकिन जमीन पर व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका होती है, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में प्रधानमंत्री के आज के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, और ये शुरुआत में प्रधानमंत्री को वेलकम किया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वहां पर विजिटर बुक में साइन किया है, यानी कि वहां का जो अतिथि जो पुस्तिका है उसमें हस्ताक्षर किया है, अपनी भावनाएं वहां पर व्यक्त की हैं।
तो प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर कैसा महसूस किया, एक राष्ट्र प्रमुख के माध्यम से उनको किस तरीके की वहां पे अनुभूति हुई है, ऐसे भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना और उसके बाद में विजिटर बुक पे हस्ताक्षर करना, ये अपने आप में एक प्रक्रिया रही है, परंपरा रही है और उसका निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि सिंगापुर में इस वक्त उनका संसद भवन में स्वागत किया गया है। स्वागत आतिथ्य के बीच में प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाओं को अवगत किया है और इन भावनाओं को जो उन्होंने शब्दों में उकेरा है, अगर इसकी जानकारी थोड़ी देर में हमारे पास आएगी उसको भी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के दौरे के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन की आज महत्वपूर्ण शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री के साथ लगातार वहां का शिष्टमंडल की मुलाकात भी अब से कुछ देर में होनी है और दोनों ही देशों के बीच में तमाम क्षेत्रों में जो द्विपक्षीय संबंध है उसको लेकर तो बातचीत होगी ही, सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर बात होगी, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा की संभावना है, क्योंकि दोनों ही देश अपने आप में बेहद घनिष्ठ साझेदार हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के समय भारत और सिंगापुर के बीच में रणनीतिक सहयोग साझेदारी को बनाया गया था और 2015 से करीब 10 साल का वक्त हुआ है और ऐसे में इस 9-10 साल के बीच में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी ने काफ़ी प्रगति की है और उस प्रगति की समीक्षा भी प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे के एजेंडे में अपने आप में होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी बने हुए हैं। मिस्टर प्रभुदयाल जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से ताल्लुक़ रखते हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के आज के व्यस्त दिन और कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए तो शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद में प्रधानमंत्री का वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का आज कार्यक्रम है। बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी वहां बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही सिंगापुर की एक बड़े निवेश फर्म ने भारत में एक बहुत बड़ा निवेश करने की घोषणा की है अगले 4 वर्षों के बीच में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के आने से पहले ही इस प्रकार के निवेश प्रस्तावों की शुरुआत हो चुकी है। तो आज जब औपचारिक मुलाकात सहयोग को आगे बढ़ाने का जिक्र होगा तो ये बात आगे बढ़ती नजर आएगी। और ये अब प्रधानमंत्री की तस्वीर जहां पर दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तस्वीरें हैं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वहीं सिंगापुर का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच में अब निश्चित तौर से जो मुख्य तौर पर सीरियस डायलॉग होता है अब उसका वक्त, और ये इस समय सिंगापुर में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत जहां पर गहन चिंतन मनन के बाद में तय होगा कि आखिर सहयोग को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लगभग 9-10 वर्ष का जो रणनीतिक सहयोग साझेदारी रही है उसकी समीक्षा की जाएगी, कैसे बीते 9-10 वर्षों में दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाया है, यहां से अब इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज्यादा गंभीरता से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात इस बात को लेकर भी होगी जो क्षेत्रीय चुनौतियां हैं, जो वैश्विक समस्याएं हैं, उसमें कैसे मिलकर दोनों देश एक सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत और सिंगापुर कई अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए वैश्विक मंचों पर सहयोगी मित्र के तरीके से मौजूदगी रखते हैं और चाहे वो वैश्विक मंच हो चाहे वो क्षेत्रीय मंच हो, ऐसे में दोनों देशों की जो आपसी समझ है वो लंबे समय से रही है और लगभग 60 वर्षों का दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की ये मौका है, वर्षगांठ का मौका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सिंगापुर से आ रही हैं, जो कि शिष्टमंडल स्तर की बातचीत है और शुरुआती उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों का जिक्र करते हुए, तो जाहिर सी बात है जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होती है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री बैठे हैं तो ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं, उसके बाद में एक तय फॉर्मूले के तहत लगभग बातचीत आगे बढ़ती है, क्योंकि एक बैठक का एजेंडा होता है, किस तरीके से हम सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया है, इसके लिए पहले ही ग्राउंड वर्क किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कुछ महीनों पहले ही भारत के 4 बड़े मंत्री भी सिंगापुर पहुंचे थे और वहां के अपने समकक्षों से मुलाकात की थी। तो प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा से पहले एक बड़ा ग्राउंड वर्क किया गया था और एक आधार तैयार किया गया था कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कैसे सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो हमारे देश से मंत्री गए थे उसमें विदेश मंत्री हों, वाणिज्य मंत्री हों, वित्त मंत्री हों, तमाम महत्वपूर्ण मंत्रियों की मौजूदगी थी और इस वक्त उस बैठक के बाद जो आधार तैयार हुआ था उसको अमली जामा पहनाने की एक तरीके से भरसक कोशिश यहाँ पे नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय शिष्टमंडल की एक तरीके से अगुवाई करते हुए, तो वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग वहाँ के शिष्टमंडल की अगुवाई करते हुए इस बात की संभावना है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बड़ा
प्रयास भारत और सिंगापुर मिलकर करेंगे, क्योंकि भारत लगातार देश में इकोसिस्टम बना रहा है और सेमीकंडक्टर के निर्माण को लेकर सिंगापुर की अपनी एक महारत है और उस महारत का फायदा भी कहीं ना कहीं भारत उठाना चाहता है। लेकिन भारत की फिनटेक क्रांति को लेकर कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र भी है कि उसका फायदा वहां पर कैसे सिंगापुर उठा सकता है, तो एक विन विन सिचुएशन है, उसका भी देखा जाएगा। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, हमने जो शुरुआती तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री का सेरेमोनियल वेलकम हुआ है, दोनों देशों के शिष्टमंडल स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। क्या एक बड़ा एजेंडा होगा तब, जबकि 6 साल के बाद प्रधानमंत्री की ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा सिंगापुर की? एम्बेसडर दयाल। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने तस्वीरें दिखाई उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जाते हैं भारतीय समुदाय के लोगों का दिल जीत लेते हैं। मैं यहाँ 1.5 महीने से अमेरिका में हूँ, भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत होती रहती है। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में रिसेप्शन अटेंड किया था जो पीएम मोदी के लिए हुआ था, और कुछ ने हाउडी मोदी अटेंड किया था। तो उन्होंने कहा था कि वो जो मोदी जी यहाँ पर एक इंप्रेशन छोड़ के गए, छवि छोड़ के गए हैं, उसका कोई दूसरा मिसाल नहीं मिलता। उनका हर तरह से इंडियन कम्युनिटी इंडिया के साथ हो गई है, जुड़ गई है, और हमेशा ये अब कोशिश कर रही है कि वो भारत का भला करे। इसी तरह से मैंने देखा, देखिए सिंगापुर में कितनी गर्मजोशी से उनका वेलकम हुआ, और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कोशिश की कि वो कम्युनिटी के लोगों से स्नेह बढ़ाएं, और उनको किस तरह से उन्होंने प्यार से उन्होंने बर्ताव किया। अब देखिए, ये जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 5वां दौरा है सिंगापुर का एज प्राइम मिनिस्टर, और 6 साल बाद ये दौरा हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस विजिट 6 साल पहले 2018 में हुई थी। अब इसमें बहुत अहम मुद्दे हैं। जैसा आपने बताया कि राउंड टेबल हुई थी जिसमें दोनों साइड्स के मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। उसमें जो सुझाव आए हैं उसको किस तरह से उस पर अमल करनी चाहिए और किस तरह से उस पर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर जरूर बात होगी। सिंगापुर जो है वो भारत के लिए बहुत ही महत्व रखता है। सिंगापुर जो है भारत का 6ठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और जहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, सिंगापुर ये हमारा सबसे बड़ा सोर्स है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है पिछले 4 सालों में वो सिंगापुर के जरिए से आया, सिंगापुर से आया। तो सिंगापुर हमारे साथ काम कर रहा है कि हमें किस तरह से हमारे जो है गोल्स उनको अचीव किया जाए। और आपको याद होगा कि सिंगापुर और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि पेमेंट्स को लिंक किया जाए, जो हमारे यहाँ है यूपीआई स्कीम और सिंगापुर का जो है पे नाउ। तो उससे दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनको बहुत सहायता हुई मनी के ट्रांसफर के संदर्भ में। ये कॉमन मैन के लिए जो काम हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा ये मानना है कि इस पे और आगे काम होगा। जैसा आपने बताया कि ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दोनों देश बहुत तवज्जो दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है फोकस के लिए। और सिंगापुर जो इस वक्त दुनिया में रोल प्ले कर रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, ये बहुत अहम है, बहुत आगे बढ़ गया है, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ उसका कोऑपरेशन हो, और सिंगापुर ये दिखा रहा है कि वो इस कोऑपरेशन के लिए राजी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा है इसके नतीजे बहुत अच्छे होंगे, और प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ताउन बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। और जो उनके नए प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, उनके तहत उनकी जो निगरानी में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं किस तरह से आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात मिस्टर दयाल आपने बताई है। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब जब शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हो रही है
तो हम सेक्टर वाइज अलग से बात आगे भी करेंगे, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों से इतर क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों को लेकर भी बड़ा एक एजेंडा है। और भारत का सिंगापुर की तरफ जाना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और उसके अलावा जो हमारा साउथ चाइना सी से लेकर इंडो पैसिफिक रीजन है, उसको लेकर भी एक सीधा संकेत और संदेश है। उसको किस तरीके से देखती हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी और प्रश्न आपने किया है, और यदि इसका उत्तर मुझे देना है तो इसके पहले थोड़ा सा इतिहास में झांक करके देखना होगा। तो जब सिंगापुर को 1965 में आजादी मिली थी, उसके बाद से ही इस प्रकार की क्षेत्रीय स्थितियां रही कि सिंगापुर ने हमेशा भारत की ओर देखा जब जब चीनी घुसपैठ का या चीन का सामना करने की बारी आई। और भारत उन देशों में से एक रहा जिसने बिल्कुल शुरुआती दौर में सबसे पहले चीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। तो तभी से दोनों ही देशों के बीच में एक भरोसे का रिश्ता है। और फिर आर्थिक क्षेत्र को देखें, सामरिक क्षेत्र को देखें, हम व्यापार के क्षेत्र को देखें, निवेश के क्षेत्र को देखें, सिंगापुर हमारा छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यदि हम सिंगापुर के एक एफडीआई निवेशक की स्थिति को देखें तो बहुत बड़ा निवेशक भारत के लिए है। 11 बिलियन से ज्यादा का निवेश सिंगापुर का भारत में है। फिर हम तरह तरह की घोषणाएं सुनते ही रहते हैं कि किस प्रकार से जो सिंगापुर की एक लीडिंग फर्म है, उसने कल घोषणा की कि अपने निवेश को वो बढ़ाने वाला है। तो ये निवेश 90,000 करोड़ का होने वाला है भारत में। इस कंपनी ने पहले भी भारत के बेंगलोर में बहुत बड़े आईटी पार्क का निर्माण किया था। सामरिक दृष्टि से जाएं तो डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत सारे समझौते दोनों देशों के बीच में हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस दोनों देशों के बीच में होती है। यदि हम संस्कृति के क्षेत्र में जाएं तो बहुत गहरे सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के बीच में रहे हैं। लोगों की एक विरासत है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट और गवर्नमेंट टू पीपल कनेक्ट बहुत ही गहरे हैं भारत और सिंगापुर के बीच में। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बात रखूंगी क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। लेकिन जब हम क्षेत्रीय और वैश्विक दृष्टि से देखते हैं तो जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है कि दो तरफ युद्ध चल रहे हैं, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कोविड-19 की छाया से अभी तक विश्व उबर नहीं पाया है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसी को देखकर सप्लाई चेन भी काफी बाधित है। इसी को देखते हुए भारत सिंगापुर के जिस प्रकार के का एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन 2015 से शुरू हुआ, उसमें एक नया अध्याय हम यहाँ देख सकते हैं। पर इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक जो चुनौतियां हैं इसकी भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। इसका प्रभाव अब द्विपक्षीय संबंधों में नए अध्याय पर अवश्य पड़ेगा और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं वहां से इन चुनौतियों का कैसे मुकाबला किया जाए, इसके समाधान खोजे जाएंगे। बिल्कुल, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में सिंगापुर से मौजूद है। प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को कवर करने के लिए उनकी उस वक्त मौजूदगी है। शैलेंद्र, बिजनेस लीडर्स के साथ भी आज प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक का कार्यक्रम है। ऐसे में आपने भी तमाम सिंगापुर में मौजूद बिजनेस लीडर्स से बातचीत की है, उनके मन को समझने और टटोलने की कोशिश की कि कैसे व्यापारिक रिश्तों को एक नई उड़ान दी जा सकती है, सेक्टर वाइज देखा जाए या फिर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए। क्या कुछ आपको वहां से एक सेंस दिखाई पड़ रहा है, एक समझ दिखाई पड़ रही है कि कैसे सिंगापुर भारत के साथ और ज्यादा व्यापारिक तरीके से आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रहा, खासतौर से निजी क्षेत्र वहां का? शैलेंद्र जी आरिंद्र, देखिए हमने यहाँ जो पेंशन फंड मैनेजर हैं या फिर यहाँ के जो उद्यमी हैं उनसे बातचीत की। उनका यह कहना है कि भारत के इस वक्त के जो हालात हैं वो इतने शानदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार एक तेजी से भारत विकास कर रहा है, नीतियों में निरंतरता है और हम देख रहे हैं कि सिंगापुर और भारत के बीच आप देखें तो लगातार व्यापार बढ़ रहा है। सिंगापुर से भारत को निर्यात बढ़ रहा है, भारत से भी सिंगापुर को निर्यात बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये व्यापार बहुत एक तरह से आगे जाने की संभावना है। और सिंगापुर के जो कारपोरेट जगत के लोग हैं उनका यह मानना है कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और आगे अगर और पॉलिसी कदम उठाए गए तो ये जो ग्रोथ रेट है 7% ये और ऊपर जा सकती है। तो जो पैसा निवेश किया जाएगा उसका उन्हें और फायदा होगा। तकनीकी स्तर पर, टेक्नोलॉजी के लेवल पर हम जानते हैं कि सिंगापुर बहुत आगे है, कई देशों ने सिंगापुर की मदद ली है। अब हम जब भारत और सिंगापुर के सहयोग को अगले लेवल पर ले जाने की बात कहते हैं तब उसमें दोनों का फायदा है। भारत के पास बड़ी मात्रा में टैलेंट है, तकनीक से जुड़े पेशेवर हैं, भारत के पास जमीन है, प्रचुर संसाधन है, सस्ता लेबर है। तो सिंगापुर की में जो काम कर रही कंपनियां हैं, जो देश की कंपनियां और दुनिया भर की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल से जो यहाँ काम कर रही हैं, वो अपने विस्तार के तौर पर
सिंगापुर को देखती हैं, सिंगापुर के बाद भारत को भी देखती हैं कि वहां पर एक दूसरी यूनिट लगाई जा सकती है या फिर टेक्नोलॉजी के को आदान प्रदान किया जा सकता है। भारत की यूनिवर्सिटी और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी मिलकर काम कर सकती है, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी मिलकर काम कर सकती है। उससे एक बड़ा जो बाजार भविष्य में सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर होने वाला है, उस पर जो सिंगापुर की जो बादशाहत है, 10% कुल अगर आप देखें जो चिप बनता है वो सिंगापुर से ही अकेले बनता है। तो असेंबलिंग का जो काम है, जो डिजाइन का काम है, जो एक अलग अलग चरण है जब हम सेमीकंडक्टर में देखते हैं चिप बनाने का, उसमें सिंगापुर को महारत हासिल है। तो भारत उसमें अगर सहयोग करता है तो सिंगापुर की जो चुनौतियां हैं उससे पार पाया जा सकता है। यानी चूंकि आप सिंगापुर के पास विस्तार की इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, उसके पास कोई बहुत ज्यादा भूमि नहीं है, उतने उसके पास मानव श्रम भी नहीं है, उतने मतलब तकनीकी पेशेवर भी नहीं है। तो इन सब में जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, जैसा कि हम स्किलिंग में ITI में कर रहे हैं, उसको और एक अगले लेवल पर ले जाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पर, और इंडस्ट्री जब आपस में आएंगी तो जो बड़ा बाजार दुनिया भर में और विस्तार ले रहा है उसमें सिंगापुर को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि भारत इकोसिस्टम को बनाए। और हमने बीते कुछ वर्षों में देखा है, आपने पिछले हफ्ते ही देखा, कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया सेमीकंडक्टर पार्क बनाने का। पहले भी कई सेमीकंडक्टर पार्क बनाने के फैसले हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिए हैं। तो इससे जो एक इकोसिस्टम है वो भारत तेजी से बना रहा है और भविष्य में हम देखेंगे कि ये पार्टनरशिप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कनेक्टिविटी, वायु या फिर समुद्री कनेक्टिविटी में जो कलपुर्जे हैं, जो हम देखें कि वायु यातायात में भारत और सिंगापुर बहुत कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत एक तरह से आगे जाने की संभावनाएं हैं और सिंगापुर भारत मिलकर दुनिया की जो चुनौतियां हैं या दुनिया का जो बाजार है उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र रहिए हमारे साथ में, दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एम्बेसडर दयाल, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अभी जब इस वक्त हम आप बातचीत कर रहे हैं वहां पर शिष्टमंडल स्तर की बातचीत चल रही है, आप इस प्रकार के भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा रह चुके हैं, आपको इस बात का अनुभव है कि इन बैठकों में क्या बातचीत किस तरह से होती है। अपने अनुभव से हम आपसे समझना चाहते हैं कि इस वक्त जो बातचीत हो रही होगी शिष्टमंडल स्तर की दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में, क्या कुछ तरीके से बातें शेप लेती हैं, कैसे वो एक आधार तैयार पहले से किया जाता है, उसके बाद में एक फैसला होता है इस प्रकार की बैठक में जो दोनों देशों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे एक कदम बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ये तो पहले से ही तय कर लिया गया है कि दोनों देशों को के जो रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाना है। अब कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे इस संदर्भ में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में हमारी सहायता करें। जैसे फाइनेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, इन सब में किस तरह से कदम लिए जाएं, इस पे दोनों साइड्स बातचीत करेंगी और कर रही होंगी। और क्या अग्रीमेंट्स फाइनलाइज किए जा सकते हैं और क्या अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिन पर और बात होनी है, इन सब पे विस्तार से विचार विमर्श किया जाता है और फिर जो भी आउटकम होता है वो दोनों साइड्स के लीडर्स को यानी पीएम मोदी और पीएम वोंग को बताया जाता है। तो ये जो डिटेल्स में बात होती है वो अभी होती है जब ये डेलीगेशन लेवल पे दोनों साइड्स बैठती हैं और चीजें डिस्कस करती हैं। मेरा ये मानना है कि जरूर कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होंगे इस विजिट के बाद, इस विजिट के दौरान, और कुछ जरूर ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे पूरी तरह से अभी बातचीत नहीं खत्म हो पाएगी। तो फिर आगे उस पे किस तरह से बातचीत होगी, उसको आगे मुद्दों को कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पे भी देखा जाएगा और बात किया जाएगा। देखिए, प्रोफेसर अंशुल जोशी ने बिल्कुल सही संकेत दिया कि ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को बहुत अहमियत दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल में रूस के दौरे पे गए थे, यूक्रेन के दौरे पे गए थे, इटली के दौरे पे गए हैं प्रधानमंत्री दोबारा बनने के बाद। तो वो ये संकेत देना चाहते हैं कि भाई साउथ ईस्ट एशिया जो है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है।
पोलैंड में उन्होंने जाहिर किया कि किस तरह से पोलैंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, आसियान कंट्रीज, ये बहुत अहमियत रखते हैं बिकॉज ये इंडो पैसिफिक रीजन में सिचुएटेड है। और चाइना जिस तरह से विस्तारवाद दिखा रहा है, उसको ये रोकने में आसियान एक रोल प्ले कर सकता है और कुछ हद तक कर रहा है। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रुनेई में शायद कल ही कहा कि जो आसियान कंट्रीज हैं वो भारत के लिए बहुत अहमियत रखती रही हैं और रखती रहेंगी। और हम चाहेंगे कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत हम इन सब आसियान कंट्रीज के साथ काम करते रहें। तो जो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो दोनों डेलीगेशंस हैं जब वो सामने सामने बैठेंगे उनमें जो बातचीत होगी वो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप पे जरूर विचार विमर्श करेंगे। और कुछ अगर अग्रीमेंट्स हो सकते हैं या कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपको लगता है कि जो बात एम्बेसडर दयाल कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, की आपने भी इसका जिक्र किया था कि ये साउथ ईस्ट एशिया को भारत हमेशा से तवज्जो देता रहा है और अभी भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमारी वो एक प्राथमिकता के तौर पर लगातार बना हुआ है। भारत में लगातार तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी का इलेक्ट होना और उसके बाद में नीतियों में निरंतरता का जिक्र जो हमारे सहयोगी शैलेंद्र कर रहे थे, वो भी कहीं देश तमाम जो हैं दुनिया भर के वो देख रहे हैं कि इंडिया कैसे अपनी पॉलिसी पे लगातार एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए, साउथ ईस्ट एशिया को महत्व देते हुए, भारत की जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और देश हित को ध्यान रखते हुए जो फॉरेन पॉलिसी का एक एस्पेक्ट है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं इस दौरे के दरमियान भी? एम्बेसडर दयाल ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्षेत्र के महत्व को और भारत किस प्रकार से लुक ईस्ट पॉलिसी का क्रियान्वयन कर रहा है, क्यों कर रहा है, बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। उसी बात को आपके प्रश्न से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये जो पहले हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी आई, फिर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे गए और तभी से ये जो तमाम हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं हमारे लिए बड़ा महत्व रखते हैं और उनके लिए हम बड़े महत्व का देश हैं। उदाहरण दूंगी कि जैसे आप यदि साउथ कोरिया की तरफ जाते हैं तो उनकी विदेश नीति में 1991 के बाद भारत जैसे देशों की और कोलैबोरेशन की दृष्टि से लुक साउथ पॉलिसी डेवलप की गई। तो ये 1991 के दशक में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, तत्कालीन सोवियत संघ का विघटन हो गया और आर्थिक दृष्टि से इन तमाम हमारे एशिया के देशों को ये समझ आया कि उनके पास रिसोर्सेस का, कौशल का और संभावनाओं का कितना प्रचुर भंडार मौजूद है, तब इन देशों ने आपस में कोलैबोरेट करने के लिए अलग अलग नीतियां अपने विदेश नीति में शामिल की। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो भारत की विदेश नीति का इसी प्रकार से हिस्सा बनी और तभी से भारत निरंतर साउथ ईस्ट एशिया के जो तमाम देश हैं इनके साथ संभावनाओं पर आगे बढ़ रहा है। और इसी का उदाहरण है कि 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और सिंगापुर के जो इतने अच्छे रिश्ते थे, अभी तक बायलैटरल रिलेशंस थे, उनको हमने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में कन्वर्ट किया। और ये एक और यहाँ पर बिंदु आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आज के वर्तमान जो वैश्विक स्थितियां बनी हुई हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूरोपियन देश जो हैं वो चाहे आतंकवाद का दंश हो या आर्थिक समस्याओं का दंश हो, उनसे जूझ रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं हो रहा, इजराइल की तरफ युद्ध का एक और थिएटर खुल गया है। हालांकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थितियां तनावपूर्ण बनी रहती हैं, पर जो भारत जैसे देश है, लाइक माइंडेड जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ईस्ट एशिया के देश हैं जैसे कि जापान और साउथ कोरिया, इन सभी के सहयोग से फिर भी यहाँ पर स्थितियां तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में। तो अब एक रेजिलियंस सप्लाई चेन में यदि हमें विकसित करना है और इस दृष्टि से कि विश्व का व्यापार बाधित ना हो, विश्व की अर्थव्यवस्था बाधित ना हो, तो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा महत्व है, इन देशों का बहुत बड़ा महत्व है। और यही कारण है कि जो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये सिर्फ भारत की ही दृष्टि से नहीं, इस क्षेत्र के जो तमाम देश हैं वो इंडो पैसिफिक से जुड़े इन तमाम देशों की ओर देख रहे हैं
और ये सभी जो देश हैं ये आपस में मिलजुल कर सहयोग के माध्यम से संभावनाओं के, चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की बात हो, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो, स्पेस कोलैबोरेशन की बात हो, डिफेंस कोलैबोरेशन की बात हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो, फिनटेक को बढ़ावा देने की बात हो, हिंद प्रशांत के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, ये द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर भारत और सिंगापुर जैसे देश लगातार अपनी विदेश नीति के तहत इन उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ अपार संभावना है अभी भविष्य के लिए। बिल्कुल अपार संभावनाएं, और शायद 20 से ज्यादा मंच और ऐसे फोरम हैं जहां पर दोनों देश साथ बैठते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि कैसे मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाना है, न सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग में बल्कि वैश्विक मंच पर भी साझी समझ को कैसे विकसित करना है। प्रधानमंत्री इस वक्त शिष्टमंडल स्तर की बातचीत कर रहे हैं, सिंगापुर में उनका दौरा है, उस दौरे से जुड़ी हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं इस खास खबर पर। हमारी नजर लगातार बनी हुई छोटे से ब्रेक के बाद। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के हीरो। और इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 2 दिन के सिंगापुर दौरे पे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल की सिंगापुर के शिष्टमंडल के साथ में बातचीत हो रही है और इस बातचीत से जुड़ी तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री का आज सेरेमोनियल वेलकम किया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पूरा राजकीय सम्मान के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल हुआ है और अभी इस वक्त दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत जारी है। हमारे साथ में 2 खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में बने हुए हैं सिंगापुर से। शैलेंद्र, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक मजबूत कड़ी हमारे तमाम जो लोग हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो है अपने आप में। भारतीय डायस्पोरा लगभग 3.5 लाख के आसपास में ये आबादी है। कहा यह भी जाता है कि देश के जो सबसे ज्यादा IIT और IIM के जो पूर्व छात्र हैं उनकी एक किसी शहर में अगर मौजूदगी देखी जाए तो सिंगापुर में है। तो ऐसे में तमाम राज्यों से जुड़ाव के लिहाज से देखा जाए वो भी मौजूदगी वहां नजर आती है। कल जब हमने आपके माध्यम से तस्वीरों को देखा प्रधानमंत्री के स्वागत के समय, तो जो भारतवंशी वहां इस वक्त मौजूद हैं वो इन दोनों देशों के बीच दोस्ती के आधार को किस तरीके से मजबूती दे रहे हैं और सिंगापुर की आर्थिक तरक्की में भारतीयों के योगदान को लेकर किस तरह से आप बात को आगे बढ़ाएंगे। शैलेंद्र। आरेंद्र, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे तब हमने देखा कि उनका जिस तरह से स्वागत किया गया, इसमें भारतीय मूल के लोग और भारतीय लोग यहाँ पर थे। उसमें उत्तर भारत के थे, दक्षिण भारत के थे, महाराष्ट्र के थे, गुजरात के लोग थे। वो तस्वीर दिखा रही थी कि देश के तकरीबन हर बड़े राज्य से, हर राज्य से यहाँ पर सिंगापुर में लोग आते हैं। वो उच्च तकनीकी पेशेवर हैं, वो दुकानों में काम करते हैं, वो यहाँ दुकानों के मालिक हैं। यहाँ पूरा एक लिटिल इंडिया बाजार ही, जो अधिकांश दुकानें हैं वो भारतीयों की हैं, या तो वहाँ काम करते हैं या वो दुकानों के एक तरह से मालिक हैं। तो ये एक पूरी तस्वीर दिखती है। तकरीबन 9% जो आबादी है सिंगापुर की वो भारतीय लोगों की है, भारतीय मूल के लोगों की है। तो आप देखिए कि
कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि किसी देश में 9% से ज्यादा भारतीय रहते हों। यहाँ पर आप देखें कि मीडिया में भी तमिल के पेपर जो न्यूज़पेपर्स आते हैं बहुत लोकप्रिय हैं। साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, तो उन आप यहाँ पर मंदिर देखेंगे, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उस तरह की यहाँ पर मंदिर आपको दिखाई देंगे। आर्य समाज यहाँ पर है और सिंगापुर सरकार ने यहाँ के स्कूलों में ये व्यवस्था की है कि कोई हिंदी पढ़ सकता है, कोई तमिल पढ़ सकता है, कोई पंजाबी पढ़ सकता है। तो बड़ी संख्या में इन भाषाओं का अध्ययन करने वाले लोग हमें यहाँ मिलते हैं, जो सिर्फ भारतीय या भारतीय मूल के लोग नहीं है, बल्कि सिंगापुर के लोग हैं या फिर दुनिया भर से जो लोग यहाँ बसे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ जो भारतीय संगीत है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसको सीखने वाले भी हमने सिंगापुर में देखे कि लोग भरतनाट्यम या फिर ओडिसी या कुचिपुड़ी सीख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो स्वागत किया गया उसमें जो 3 सिंगापुर की लड़कियां थी वो ओडिसी नृत्य कर रही थी। तो दिखाता है शरद, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त सीधी तस्वीरें हमारे पास सिंगापुर से आ रही हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री और इसके अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्री मौजूद हैं और दोनों देशों के बीच में जो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर होना उसका एक तरीके से आपसी लेन देन हो रहा है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में जिन क्षेत्रों में सहयोग हुआ है उसके समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में विदेश मंत्रियों ने इस समझौते को आदान प्रदान किया है और ये दिखाता है कि कैसे दोनों देश तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक हैं। Okay, after 3 sirs, 1, 2, 3. Okay, thank you very much. May I invite Minister Jaishankar and Minister Balakrishnan to exchange the MOU between the Ministry of Health of the Republic of Singapore and the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India on cooperation in the field of health and medicine. May I invite Minister Jaishankar and Minister Balakrishnan to exchange the MOU between the Ministry of Trade and Industry of the Republic of Singapore and the Ministry of Electronics and Information Technology of the Republic of India on the India-Singapore Semiconductor Ecosystem Partnership. Thank you, Excellencies. Excellencies, ladies and gentlemen, we have come to the end of the ceremony. His Excellency Narendra Modi and Prime Minister will now take their leave. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सिंगापुर से, जहां भारत और सिंगापुर के बीच में MOU जो साइन हुए हैं उसको एक्सचेंज करने की तस्वीरें थी। लाइव टेलीकास्ट हमने आपको दिखाया और फिलहाल की जानकारी के लिहाज से हेल्थ के सेक्टर में यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, उसका आदान प्रदान किया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, इसका आदान प्रदान किया गया है। तो यानी महत्वपूर्ण तरीके से हेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 क्षेत्र अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी जानकारी भी हम आपको बताएंगे जिस प्रकार से एक अधिकृत तौर पर उसका वक्तव्य निकल के आएगा। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है, किस तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे मेहमानों के साथ में। मिस्टर दयाल हमारे साथ में मौजूद है। मिस्टर दयाल, अगर हेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से देखा जाए तो ये 2 समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किस तरीके से विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए, मिस्टर दयाल? देखिए, हेल्थ और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एरियाज हैं ये तो बहुत महत्व रखते ही हैं और अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ कोऑपरेशन कर सकते हैं तो इसमें दोनों का फायदा होता है। भारत भी बहुत कई मामलों में तरक्की कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में, और इसी तरह से सिंगापुर ने भी बहुत तरक्की की है। तो अगर हम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज कर सकते हैं तो इससे दोनों का फायदा होता है। बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ती है इस तरह के कोऑपरेशन से। देखिए, बायलैटरल रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है ही और बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसा प्रोफेसर अंशुल जोशी जी ने कहा कि एक ताल्लुक सिंगापुर के थ्रू इंडो पैसिफिक से जो होता है, पैसिफिक ओशन से, वो बहुत महत्वपूर्ण में होता है। देखिए, सिंगापुर जो है सिर्फ एक अच्छा
बायलैटरल पार्टनर ही नहीं है भारत के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये एक गेटवे का भी काम कर रहा है भारत के लिए कि वो एशिया पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में जो अपना रोल प्ले करना चाहता है भारत, उसमें सिंगापुर की मदद मिलती है। तो जैसा ये आपने कहा, ये मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इससे ये दोनों देश दर्शाते हैं कि हम कोऑपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को भी बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। बिल्कुल सर, हम जानकारी भी दे दें, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। टोटल 4 MOU और एग्रीमेंट हुए हैं भारत और सिंगापुर के बीच में, और ये जो सेक्टर हैं किन क्षेत्रों में हुए हैं, ये अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर और द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में एक MOU हुआ है। ये फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज को एक तरीके से कैसे सहयोग होगा, ये पहला एग्रीमेंट है। दूसरे एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर ऑन इंडो सिंगापुर सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे। सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर भी सहयोग हुआ है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और तीसरा जो MOU साइन हुआ है ये हेल्थ के क्षेत्र में हुआ है, और ये कॉपरेशन होगा एक तरीके से फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को लेकर। भारत और सिंगापुर सहयोग करते नजर आएंगे। और चौथा MOU जो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर ऑन एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कौशल विकास को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर और इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेकर ये 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इन समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लॉरेंस वोंग जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उनकी मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए हैं। और सेमीकंडक्टर को लेकर लगातार बात की जा रही थी, तो अपने आप में 4 क्षेत्रों में सहयोग को, आदान प्रदान को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। हमने देखा शिष्टमंडल स्तर की बातचीत, और उसके बाद में अब दोनों देशों के बीच में समझौता ज्ञापन, और ये 4 क्षेत्र हमने इसका जिक्र किया। एक तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेकर दोनों देशों के समझौता हुआ है, और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर समझौता हुआ है। हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ एंड मेडिसिन को लेकर बातचीत हुई है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और चौथा है स्किल डेवलपमेंट को लेकर। हम जानते हैं कि सिंगापुर के सहयोग से कई स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भारत में संचालित है, यानी कि जो सिंगापुर की कौशल क्षमताएं हैं वो भारत के लोगों को, युवाओं को मिल सके, उस पर पहले से ही काम चल रहा है, लेकिन उसको और गति देने को लेकर इसमें तो ये अपने आप में दिखाता है कि 4 बेहद महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, और ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं भारत और सिंगापुर के दोस्ती के आयाम को, रणनीतिक साझेदारी को और तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर। हमारे साथ में प्रोफेसर अंशु जोशी जी बनी हुई है। अंशु जी, क्योंकि सेमीकंडक्टर को लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे थे, और ऐसे में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को बढ़ाने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ये एक बड़े छलांग की ओर कहीं ना कहीं देखा जाए समझौते को, किस तरह से आप पढ़ती हैं इसको? बिल्कुल आर्येंद्र, कल भी हमने चर्चा की थी कि सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है उसको वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों से जब हम जोड़ के देखते हैं तो भारत और सिंगापुर के जिस तरह से साझा विकास के क्षेत्र में कोलैबोरेशन की दृष्टि से जिस प्रकार के संबंध रहे हैं, तो यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि सिंगापुर के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास क्षमता है, और जब ये दोनों जोड़ करके देखें तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री में दोनों ही देश मिलकर के ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उसको लेकर के आज ये MOU साइन हुआ है। ये बहुत हर्ष का विषय मुझे लगता है दोनों ही देशों के लोगों के लिए होगा, क्योंकि इसका फिर जब हम फायदा देखते हैं तो वो न सिर्फ वैश्विक स्तर पर लोगों को होगा, एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बन पाएगी यदि ये सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री में भारत और सिंगापुर कुछ बहुत अच्छा कर पाते हैं तो, क्योंकि हमने देखा कि बीते दिनों किस प्रकार से ताइवान और चीन के बीच जो विवाद चला उसकी वजह से जो ये सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री है ये बाधित हुई है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि सिंगापुर के पास जब हम क्षमताओं की दृष्टि से देखते हैं तो सिंगापुर के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास वो स्केल है, वो क्षमता है, वो कौशल है, जिसके माध्यम से तमाम ये जो मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से जब हम देखें तो बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया जा सकता है।
अंशु जी, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो एमओयू साइन हुआ है उस डॉक्यूमेंट में आगे भी लिखा हुआ है कि क्या क्या इस क्षेत्र में होगा। मैं उसका जरा सा जिक्र कर देता हूं, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग इकोसिस्टम को डेवलप करने को लेकर हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया एंड सिंगापुर विल कोऑपरेट इन एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट, कल्टीवेशन ऑफ टैलेंट इन सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र है कि सिंगापुरियन कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन्स आर टेकन टू कीन इन्वेस्ट इन इंडिया। डायलॉग मैकेनिज्म सेट अंडर द एमओयू विल फैसिलिटेट देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यानी कि सीधे तौर पर सिंगापुर के माध्यम से इस बात का जिक्र है कि कैसे जो टैलेंट है उसको, यानी कि लोगों को स्किलिंग बढ़ाने को लेकर, डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक में आगे बढ़ने पर सहयोग की बात की जा रही है। साथ ही साथ एक प्रकार से जो सिंगापुर की कंपनीज हैं जो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, वो उत्सुक हैं भारत में निवेश करने को लेकर, और इस प्रकार के पूरी कोशिश की जाएगी और इस एमओयू के माध्यम से उसको आगे जमीन पर उतारा जाएगा। इस बात के मद्देनजर अंशु जी आप अपनी बात को पूरा करें। जी, इन्हीं बिंदुओं पर मैंने अभी अपनी बात रखी। और जब हम बार बार कौशल और क्षमताओं की बात कर रहे हैं ना आर्येंद्र, तो एक और बहुत महत्वपूर्ण एमओयू जो साइन हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और आज शिक्षक दिवस भी है। मैं शिक्षिका होने के नाते इस बिंदु को भी आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि भारत और सिंगापुर के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। विगत दिनों हमने देखा, पिछले वर्ष हमारे शिक्षा मंत्री ने सिंगापुर की यात्रा भी की थी और तब इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई विद्यालयों का दौरा किया। इसमें भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के भी दोनों देशों ने बात की थी। तो अब जो हम ये एमओयू साइन होता हुआ देख रहे हैं, इसमें कौशल विकास को लेकर और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को लेकर मुझे लगता है महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, क्योंकि दोनों ही देश इस बात पर बल दे रहे हैं कि सिंगापुर की टेक्नोलॉजी, सिंगापुर की गवर्नेंस, वहीं पर जो भारत, हम जिस प्रकार के एक बड़ी आबादी का देश है, जिस प्रकार से हमारे विद्यालयों को और शिक्षा के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ हमको इक्विप करना है, आगे लेकर के जाना है, स्मार्ट स्कूल्स बनाने हैं। इसमें सिंगापुर पहले ही एक बड़ा योगदान हमें दे रहा है और इस दृष्टि से भी शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों ही देश कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो ये फैसला हुआ है, एमओयू साइन हुआ है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर के लिहाज से बात की गई, उसका जो डिटेल है वो थोड़ा सा इस प्रकार से है कि साइबर सिक्योरिटी, 5G और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ साथ सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दोनों देश सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा कोऑपरेशन में स्किलिंग और अप स्किलिंग और री स्किलिंग, जो हमारे टैलेंट हैं यानी कि कामगार जो लोग हैं उनके स्किलिंग, अप स्किलिंग और री स्किलिंग के लिए भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उस लिहाज से आगे बढ़ा जाएगा। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, अगर हम डिजिटल के क्षेत्र में देखें तो इन तमाम चीज़ों जिनका हमने जिक्र किया वो अपने आप में आज वक्त की ज़रूरत है, जिस पे काम किया जाना किसी देश के लिए बेहद ज़रूरी है, और ऐसे में भारत और सिंगापुर मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए साइन करके आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए आर्येंद्र, हमने डिजिटल क्षेत्र में बहुत प्रगति की है और विकसित देश भी देख रहे हैं कि भारत ने एक इकोसिस्टम बनाया है। सिंगापुर भी अब जब हम जानते हैं कि हमारा जो यूपीआई सिस्टम है उसको अपना चुका है, हमारे बीच एक करार हो चुका है, यहाँ के चुनिंदा बाजार में आप मोबाइल के जरिए भुगतान करके सामान ले सकते हैं, हस्तांतरण की सुविधा भी पैसे की शुरू हो रही है। तो इस तरह से हम बहुत आगे गए हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसका आप देखें, केवल फाइनेंस में ही नहीं, जब आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो उसका फायदा कई क्षेत्रों में मिलता है। तो उस दिशा में अगर एक एमओयू हुआ है तो निश्चित तौर पर उससे भारत और सिंगापुर को फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर को लेकर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो एक ग्राउंड वर्क हुआ था, जब मंत्री स्तर पर बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी आईसीएमआर की, वो अब आगे बढ़ रही है समझौते के जरिए। 4 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जब आप सेमीकंडक्टर का उत्पादन उसमें आगे बढ़ते हैं। चिप के उत्पादन में डिजाइन, असेंबलिंग, फिर फैब्रिकेशन होता है और फिर एक तरह से उसकी पैकेजिंग होती है। तो वो पूरा वैल्यू चेन है। कहीं भी सेमीकंडक्टर में आप इकोसिस्टम बनाने में उसका ध्यान रखते हैं। हम जानते हैं कि सिंगापुर के पास विशेषज्ञता है। सिंगापुर में दुनिया भर की 15 में से 9 बड़ी कंपनियां इसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन सिंगापुर के पास जो एक आगे बढ़ने का अवसर है
उसमें आप देखें कि अगर ये कंपनियां विस्तार चाहती हैं तो इनके पास उतनी एक तरह से देखें संभावना इसलिए नहीं है कि अब उनके पास उतने जमीन उपलब्ध नहीं है, उतने प्रचुर मात्रा में टैलेंटेड लोग नहीं है। तो उसके लिए भारत से जो पार्टनरशिप वो सिंगापुर के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। और भारत जो इकोसिस्टम बना रहा है इसमें हम पूरे सेमीकंडक्टर पार्क बना रहे हैं, इसमें वैल्यू चेन, डिजाइन, असेंबलिंग सारी सुविधा देंगे, तो उससे दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। जो चिप की कुछ एक कमी आई थी एक समय, ऐसी खबरें आप लोगों में पढ़ी होगी, तो भविष्य में ऐसी कमी नहीं आएगी और दुनिया के बाजार में सिंगापुर का भी प्रतिशत बढ़ेगा इस चिप उत्पादन में या फिर सेमीकंडक्टर मार्केट में, और भारत की भी वो दमदार एंट्री भविष्य में होगी। तो इससे एक जो और अंतिम बात जो कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि 8% करीब जो इकोनॉमी है सिंगापुर की, वो सेमीकंडक्टर और चिप सेक्टर से आती है, जो बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो भारत अगर उसमें थोड़ा सा भी इस क्षेत्र में आगे जाता है तो हम 7% से सीधे 9% पर पहुंच जाएंगे, अगर 1-2% हम उस पर और बढ़त कर पाए। पॉलिसी हमारी निरंतरता पॉलिसी में दिखती है, हमारे पास प्रचुर टैलेंट है, स्किल हमारे यहाँ स्किल सेंटर्स हो ही रहे हैं, IIT है, आधुनिक संस्थान है। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा जो आज MOU साइन हुआ है सेमीकंडक्टर में। और एक और पार्ट है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी, जो वायुयान के कलपुर्जे हैं, समुद्री जहाजों के कलपुर्जे हैं, उसमें भी भारत और सिंगापुर के बीच आगे बढ़ने को लेकर सहमति बनाने के प्रयास हो रहे हैं, जब ग्राउंड वर्क हुआ था मंत्री समूहों के बैठक के बीच। ठीक है मिस्टर दयाल, क्योंकि ये बहुत जरूरी इस नजरिए से भी समझना है कि जब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर आज MOU पे साइन करते हैं तो आम भारतीय इस बात को कैसे समझे कि उसकी जिंदगी में कैसे बदलाव की एक गुंजाइश दिखाई पड़ती है। भारत जो इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, सिंगापुर के पास जो तकनीक और कौशलता मौजूद है, उसका इस्तेमाल भारत की आर्थिक क्षमताओं और हमारी आम लोगों की बेहतरी के लिए कैसे वो ट्रांसलेट होगा, जरा उसको आसान शब्दों में अगर आप समझा सके तो मिस्टर दयाल। देखिए, इसके बारे में जिक्र करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट में फर्क है। एग्रीमेंट में पूरा डिसाइड होता है कि किस किस तरह से काम किया जाएगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, दोनों साइड्स को क्या क्या करना है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये एक दिखाता है कि दोनों देश जो हैं इस दिशा में काम करना चाहते हैं और दोनों साइड्स को अब काम करना होगा। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ एक मार्गदर्शक है और एक अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आगे काम किया जा सके। तो अगर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जल्दी काम होता है और सही दिशा में काम होता है तो भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए कई तरह से फायदे होंगे। देखिए, सिंगापुर एक बहुत छोटा सा सिटी स्टेट है, लेकिन हैरान की बात यह है कि दुनिया के 10% ग्लोबल सेमीकंडक्टर आउटपुट का वो 10% उसका हिस्सा है। उसके पास इतनी क्षमता है कि दुनिया में जो सेमीकंडक्टर आउटपुट है उसका वो 10% सिंगापुर उसको बनाता है। इसके अलावा जो हमने जो रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें ये पढ़ा है कि दुनिया के जो 15 टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं वो उनमें से 9 के ऑफिसेज और वहां पर जो फैक्ट्रीज वगैरह वहां पर सिंगापुर में लोकेटेड है। तो देखिए, हमारे पास मैन पावर है, ट्रेन मैन पावर है, हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिंगापुर के साथ काम कर सकते हैं और सिंगापुर के पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है। अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, हमारे यहाँ की मैन पावर यूज होती है, तो दोनों साइड्स का फायदा, कॉस्ट कम हो जाती है। जब हमारे पास लेबर खूब है, अच्छा ट्रेंड है, सिंगापुर में वेजेस बहुत हाई हैं, और अगर सिंगापुर की कंपनीज जिनका मैंने जिक्र किया वो भारत में मैन्युफैक्चर करती तो देखिए उन कंपनीज का भी फायदा। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब ये दर्शाएगा कि किस तरह से दोनों देश इस पे आगे काम कर सकते हैं और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में क्या क्या काम करना भी बाकी है और किस तरह से तरक्की हो सकती है। जी प्रोफेसर जोशी, अंशु जोशी, आपको लगता है कि जो बात मिस्टर दयाल ने कही कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक मार्गदर्शक, एक
कागजात हो गया, इसके बाद में एग्रीमेंट को लेकर बात आगे बढ़ेगी, तब हम उसको जमीन पर उतरता देखेंगे। लेकिन एक बड़ी शुरुआत का एक बड़ा आधार तैयार होता हुआ, कम से कम भारत में जो एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, उसका फायदा हम अपने मित्र देश सिंगापुर से उठा सकते हैं और उसके आधार पर एक आम भारतीय की जिंदगी में एक बड़ी बदलाव, एक तब्दीली की गुंजाइश सीधे तौर पर दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पर, और एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके इस प्रश्न का जवाब और आप ही की उठाई हुई बात को समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब 90 के दशक में वैश्वीकरण ने पूरे विश्व के दरवाजे पर दस्तक दी, तो ये भारत जैसे विकासशील देशों ने इसके महत्व को समझा। और इसके बाद जब कंप्यूटर क्रांति आई, जब इंटरनेट क्रांति आई, जब आईटी क्रांति आई, तो भारत एशिया के उन देशों में से एक प्रमुख देश बना जहां पर जो तमाम एमएनसीज थी, इन्होंने जाकर के अपने ऑफिसेस खोलना शुरू किए। और इसकी वजह से न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिला, न सिर्फ बड़े बड़े आईटी पार्क भारत में बने। देखिए, एक आम आदमी को इससे कैसे फायदा मिला। उदाहरण स्वरूप, जब पुणे जैसे, हैदराबाद जैसे, बेंगलोर जैसे शहरों में, केरला के शहरों में ये आईटी पार्क स्थापित हुए, तो इन शहरों का भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इन एमएनसीज के माध्यम से वो जो अलग अलग देश थे, उन्होंने यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश किया, सड़कें बनी, और फिर जो आवागमन के साधन थे उनमें एक ईज आई। इसके अलावा जो अलग अलग तबके के अलग अलग दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग थे, जैसे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कई ऐसे लोग जो चाय वितरित कर रहे हैं, या जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, या साफ सफाई से जुड़े हुए लोग हैं, या जो खाने का काम करते हैं, तो इस प्रकार के जो लोग थे उनको बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। तो अपने आप में आप देखिए कि जब हम आईटी सेक्टर की ओर देखते हैं, भारत में निवेश की दृष्टि से देखें, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दृष्टि से देखें, तो ये रोजगार मिलना, फायदा होना या आर्थिक फायदे की दृष्टि से ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर क्लास तक सीमित नहीं है। आप ये देखिए कि ये बिल्कुल न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की दृष्टि से, बल्कि जो एक समाज के सबसे फैग एंड पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी इसकी वजह से फायदा हुआ। तो अब जो ये हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, सिंगापुर हमारा एक बहुत बड़ा निवेशक है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स है, और यदि सिंगापुर के पास टेक्नोलॉजी, सिंगापुर यदि हमें निवेश प्रदान करता है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलती हैं, भारत में यदि इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी संभावनाएं हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार की दृष्टि से, और उनका जो जीवन है वो बेहतर होगा। इस दृष्टि से भारत के लिए, सिंगापुर के लिए, पूरे विश्व के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। बिल्कुल, और वर्ल्ड में जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की स्थिति में एक डिसरप्शन बीते समय देखने को मिला था, उसमें भी एक डाइवर्सिटी आएगी और भारत एक ट्रस्टेड वर्ल्ड पार्टनर के तौर पर अपनी भूमिका को और इन्हेंस करके बढ़ाता नजर आएगा, जिसका सीधा फायदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर भारतीय को मिलता भी दिखाई पड़ेगा, जिसका जिक्र अंशु जोशी जी ने बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत बेहतर उदाहरण के साथ दिया। आप लोगों से ये चर्चा हम जारी रखेंगे और इस दौरे से जुड़ी प्रधानमंत्री की तमाम खबरों को हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं प्रधानमंत्री के सिंगापुर के दौरे की जुड़ी हर खबर। आप देखिए डीडी न्यूज में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटे किसानों की शक्ति